नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के बारे में। तो आइए जानते हैं कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है और कौन इसे यूज कर सकता है और क्या क्या कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इस कंपोजिशन स्कीम के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कंपोजिशन स्कीम लेने से जो जीएसटी रेट है, जिन्होंने कंपोजिशन लिया है उनके लिए जीएसटी रेट अलग होगी और जिन्होंने कंपोजिशन नहीं लिया है उनके लिए जीएसटी रेट अलग होगी। तो जीएसटी रेट जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए टर्नओवर का 1%, मैं वापस कहता हूँ सेल का 1% लगेगा। मतलब जितनी भी आपकी सेल होगी उसके ऊपर 1% सीधा सीधा टर्नओवर पे आपको जीएसटी भर देना है। और जो होटल में है, जो अल्कोहल वगैरह नहीं बेचते हैं, उन होटल वालों के लिए ये रेट है 2.5% ऑफ टर्नओवर और बाद में जो दूसरे जो बचे हुए हैं उनके लिए 0.5% ऑफ टर्नओवर। मतलब कहा गया है कि सरकार मैक्सिमम ये रेट रख सकती है, अगर वो चाहे तो इससे कम रेट रख सकती है, इससे ज्यादा रेट नहीं रखेगी कंपोजिशन स्कीम में। उसके बाद में जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम लिया है उनके लिए रिटर्न क्वार्टरली भरना रहेगा। बाकियों के लिए मंथली भरना रहता है लेकिन उनके लिए क्वार्टरली भरना रहेगा। जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका रिटर्न 18 जुलाई तक, सेकंड क्वार्टर का 18 अक्टूबर तक, थर्ड क्वार्टर का 18 जनवरी तक और उसी की तरह फोर्थ क्वार्टर का 18 अप्रैल तक भरना रहेगा। उसके बाद में उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपने परचेज किया है उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है तो उस जीएसटी की क्रेडिट नहीं ले सकते हैं और साथ ही साथ आप जीएसटी अपने बिल में नहीं लगाएंगे। ना ही आपको क्रेडिट मिलेगी और ना ही आपको अपने बिल में जीएसटी लगाना है। तो ये है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज है जो सरकार ने दी है। फिर ये स्कीम कौन ले सकता है? ऐसा नहीं है कि कोई भी सप्लायर ये स्कीम ले सकता है। ये स्कीम कौन ले सकता है वो हम लोग देखते हैं। जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे कम का टर्नओवर रहा हो। मैं कह रहा हूं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ये जो चल रहा है उसमें नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है तो आप ये स्कीम में जा सकते हो और आपको इसके लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास जीएसटी नंबर होना पड़ेगा। और कौन ये स्कीम नहीं ले सकता है? सबसे पहले तो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो ये स्कीम नहीं ले सकते हैं। लेकिन होटल में हम लोग देखते हैं कि वो हमें खाना भी देते हैं, साथ साथ में हमें वो परोसते भी हैं, तो वो सर्विस भी दे रहे हैं और साथ ही साथ वो जो खाने में आइटम है वो गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी होटल है जो लोग अल्कोहल लिकर वगैरह नहीं बेच रहे हैं वो लोग ये स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो सर्विस सेक्टर में जो सर्विस दे रहे हैं वो लोग ये स्कीम में नहीं आएंगे। फिर उसके बाद में जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिनके गुड्स या सर्विसेज पूरे जीएसटी के दायरे में से बाहर रखे गए हैं, वो लोग ये स्कीम नहीं ले सकते। और जो माल अपने राज्य से दूसरे राज्य में बेच रहे हैं वो लोग भी ये स्कीम नहीं ले सकते। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब अगर आप अमेजन से बेच रहे हैं या फ्लिपकार्ट से बेच रहे हैं या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से बेच रहे हैं तो आप ये स्कीम नहीं ले सकते हैं। और सरकार कुछ गुड्स को नोटिफाई करेगी, उन नोटिफाइड गुड्स का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता होगा तो वो ये स्कीम में नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूं नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग, बाकी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग वाले ये स्कीम में आ सकते हैं अगर उनका टर्नओवर 50 लाख या उससे नीचे का होगा तो। और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इनका मतलब होता है जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं पे है नहीं, मतलब किन्हीं का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उन्हें कहा जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और जो नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं? जिनका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उन्हें कहा जाता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ऐसे लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज की जानकारी होनी जरूरी है कि एक पान के अंदर आप चाहे तो एक या एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो अगर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको सभी के लिए कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने एक को भी कंपोजिशन स्कीम से दूर रखा तो आप दूसरे के लिए कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। मतलब एक पान के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उनके लिए, सारों के लिए कंपोजिशन स्कीम लेना होगा, नहीं तो नहीं लेना होगा। उसके बाद में क्या क्या कंडीशन होगी जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए? सबसे पहले आपके पास जो स्टॉक होगा, जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं उस दिन आपके पास जो स्टॉक होगा उसके अंदर कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए जो दूसरे राज्य से आया हो और कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए जो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने परचेज किया हो। अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आप अगर टैक्स भर देते हैं उस स्टॉक के ऊपर, तो वैसा स्टॉक अगर आपके इसके अंदर होगा स्टॉक में तो चलेगा, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने भी लिया है वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल नहीं खरीद सकते। अगर वो माल खरीदते हैं तो रिवर्स चार्ज के अंदर
वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर का टैक्स उसे भरना पड़ेगा, मतलब कंपोजिशन स्कीम वाले को भरना पड़ेगा। उसके बाद में जो आप बिल बनाएंगे उसके अंदर आपको ऊपर लिखना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, और बाद में जो भी आपके नोटिस होंगे, जो भी साइन बोर्ड होगा, उसके अंदर लिखा होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। बस यही था कंपोजिशन स्कीम में जो आपको जानना जरूरी है। और होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी बिजनेस ग्रुप में जिन्हें इनकी जानकारी होना जरूरी है, और कमेंट कीजिए अगर इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेरी रह जाती है, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसी की तरह आगे जीएसटी की वीडियोस इस चैनल पे आती रहेगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।